नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में टोटल ज्ञान विद अनुराग में। आज हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2025 के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ स्टेट नोटिफिकेशन के बारे में। दूसरा हम बात करेंगे मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड के बारे में। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अपलोड करना है या प्रोविजनल करना है या वेब कॉपी करना है। और तीसरा हम महत्वपूर्ण चीज़ स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप करेंगे। कैसे हम फॉर्म फिलअप करेंगे, फॉर्म फिलअप में कोई परेशानी या दिक्कत ना आए, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि अभी नवरात्रि का समय चल रहा है। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और जो भी लोग इस फॉर्म को फिलअप करें या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फॉर्म को फिलअप करें, माता रानी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए और आप सारे एग्ज़ाम को क्रैक कर पाए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग देर न करते हुए ओवरव्यू ऑफ स्टेट नोटिफिकेशन के बारे में। तो मैंने यहाँ पे स्टेट का नोटिफिकेशन निकाल के रखा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये नोटिफिकेशन है। तो एक नंबर में बात करते हैं, पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा, जो भी क्वेश्चन होगा, वो 1 नंबर का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। जितना आप बनाएंगे उतना आपका मार्क्स होगा। दूसरा नंबर में है माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 1। माध्यमिक के लिए माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषय तथा उच्च स्तरीय माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम अनुसार पेपर 2। उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक स्तरीय कक्षाओं में पढ़ाए जाने वाले सभी विषयों जिनका विवरण निम्नवत है। तो आप देख सकते हैं पेपर 1 के लिए ये सब हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। यहाँ पे लिखा है विनिर्दिष्ट विषय समूह में कम से कम 50% अंक सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में अथवा इनके समतुल्य उत्तीर्ण एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा में स्नातक B.Ed। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ। स्नातक मतलब होता है ग्रेजुएशन और स्नातकोत्तर मतलब होता है PG, पोस्ट ग्रेजुएशन। अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक अथवा स्नातकोत्तर अथवा इसके समतुल्य में कम से कम 45% अंकों सहित स्नातक स्नातकोत्तर तथा 13/11/2002 के अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद मान्यता के लिए आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षक कार्यक्रमों की मान्यता के लिए मापदंडों और मानकों का निर्धारण तथा नए पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण शुरू करने के लिए अनुमति विनिमय 2002 तथा 10/12/2007 को अधिसूचित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त। तो आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। संगीत के लिए न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए। साथ में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से संगीत शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा उनके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्थान के संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। ललित कला के लिए न्यूनतम 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। नृत्य कला के लिए 50%। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए न्यूनतम 50%। विषय समूह को देखते हैं। गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई दो विषय स्नातक स्तर पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें गणित की विशेषता हो। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में BCA की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि BCA भी आप गणित से कर सकते हैं। BCA से कंप्यूटर साइंस से यदि किए हैं तो आप गणित भी ले सकते हैं। विज्ञान में स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन शास्त्र विषय में पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक इसमें विज्ञान की विशेषता हो। इसके अंतर्गत उपर्युक्त विषयों के अलावा बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोटेक्नोलॉजी को भी समाहित किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में स्नातक स्तर पर सहायक विषय प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत
इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीतिक शास्त्र में किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो, जिसमें अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। तो यहाँ पे क्लियर क्या है कि आपका अगर सोशल साइंस अगर आपको चाहिए लेना है तो अनिवार्य रूप से इतिहास या भूगोल होना ही चाहिए। प्राचीन इतिहास विषय को इतिहास विषय के समकक्ष माना जाएगा। भाषा से संबंधित विषय, माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु भाषा से संबंधित विषयों में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठा, ऑनर्स, अनुषांगिक सब्सिडरी विषय के रूप में पठित होना चाहिए। मतलब आप ये समझिए कि आपको ऑनर्स पेपर तो ऑनर्स या सब्सिडी किसी एक सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट मैच कर रहा हो, 1-2 सब्जेक्ट, उससे संबंधित आपको विषय चुनना है। स्पष्टीकरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। पेपर 1 के तहत संगीत, नृत्य एवं ललित कला का विषय के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक शिक्षा के लिए केवल एक पेपर के तहत परीक्षा ली जाएगी, जिसके लिए अर्हता का निर्धारण परिशिष्ट 1 कंडिका 2 में किया गया है। तो आप देख सकते हैं परिशिष्ट कंडिका 2 पेपर 2 के लिए हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी। पेपर 2 मतलब 11-12 के लिए। इसके लिए आपको PG पोस्ट ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। आप देख सकते हैं। फिर वाणिज्य के लिए कुछ लोग कॉमर्स से अगर कर रहे हैं, वाणिज्य विषय में कम से कम 50% अंकों के सहित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, मतलब PG आपका होना चाहिए। वाणिज्य विषय से स्नातकोत्तर उत्तीर्ण उम्मीदवार वाणिज्य संकाय के 3 विषय यथा EPS, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, अकाउंटेंसी, लेखाशास्त्र एवं बिजनेस स्टडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। समान विषयों के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता। कंप्यूटर साइंस के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ निम्न विषय समूह में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्था से प्राप्त उपाधि DOE-CC से स्तर A एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से मान्यता प्राप्त संस्था से BE कंप्यूटर साइंस IT या BTech कंप्यूटर साइंस IT अथवा समकक्ष उपाधि, या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय से डिग्री, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में BE या BTech की उपाधि तथा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर MCA या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समकक्ष उपाधि, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक BCA या समकक्ष एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मतलब PGDCA भी हो सकता है आपका, अथवा DOE-CC के से स्तर B एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि PG की डिग्री आपका होना चाहिए, अथवा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय से DOE-CC से स्तर C किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, अथवा MCA का 3 वर्षीय कोर्स 6 सेमेस्टर वाला चाहिए। कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए B.Ed की अनिवार्यता या योग्यता अनिवार्य नहीं है, तो आप बिना B.Ed के इस कंप्यूटर साइंस में आप भर सकते हैं। कृषि के लिए आपका न्यूनतम 50% मार्क्स होना चाहिए। संगीत के लिए मिनिमम 50% आपका होना चाहिए। विषय समूह, यदि आपका फिजिक्स है, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स के लिए सारा यहाँ पे दिया हुआ। स्पष्टीकरण, शिक्षण एवं प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्य के बिंदु पर किसी प्रकार का विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE से परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी विषय की पढ़ाई नहीं होती है, इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया एंड टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। वाणिज्य संकाय के लिए पेपर 2 के अंतर्गत विषय वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी, मतलब जो लोग कॉमर्स से किए हैं उनका पेपर 2 उनको भरना है। पाठ्यक्रम पेपर 1 माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम तथा पेपर 2 उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम।
प्रश्न पैटर्न होगा आपका। माध्यमिक शिक्षण पात्रता परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों 100 अंक निर्दिष्ट विषय वस्तु से होंगे तथा 50 अंक शिक्षण कला अन्य दक्षताओं पर आधारित होंगे। मतलब आप ये समझिए कि आपका जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे आपका 100 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा। साथ ही शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के लिए 50%, मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट या फिर आप रीजनिंग, जीके जीएस, करंट अफेयर्स, ये सब सारा जो रहेगा वो सारा आपका 50 नंबर का रहेगा और 100 अंक का आपका रहेगा जो सब्जेक्ट आप चुनेंगे। सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं 150 अंक का रहेगा। आवेदन भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली अद्यतन तथा संशोधित 2003 द्वारा निर्धारित अर्हता उम्मीदवारी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं ये सब नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। माध्यमिक शिक्षक पात्रता स्टेट 2025 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांग कोटे के अभ्यर्थी जो बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित अर्हता में 5% की छूट दे होगी। उम्र सीमा की बात करें तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को दिनांक 1 अगस्त 2025 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होगी, मिनिमम 21 वर्ष है। कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर विहित की जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एज कैटेगरिया को, अनारक्षित मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं 37 वर्ष, अनारक्षित महिला अगर है यानी कि जनरल महिला है 40 वर्ष, और पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी यदि पुरुष या महिला है तो 40 वर्ष, अति पिछड़ा एबीसी यदि है पुरुष महिला है 40 वर्ष, अनुसूचित जाति पुरुष या महिला है 42 वर्ष, अनुसूचित जनजाति या SC ST आप बोल सकते हैं 42 वर्ष। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधान अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट, अगर डिसेबिलिटी है तो 10 वर्ष का, यानी कि 42 में 10 वर्ष और जोड़ दीजिए उतना आपका रहेगा। समान प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 5374 दिनांक 2/4/2013 में किए गए प्रावधान अनुसार भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में 3 वर्ष की छूट दिया जाएगा, लेकिन 57 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जा रहा है। वर्ष 2023 एवं 2024 में माध्यमिक उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रम अनुसार सभी विषयों के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया गया है। उक्त स्थिति में माध्यमिक शिक्षण पात्रता परीक्षा 2025 में किसी भी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र सीमा में छूट दे नहीं हो। तो उत्तीर्णांक यहाँ पे दिया हुआ, समान के लिए 50% अंक आपका लाना है आपको, पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5% आपको पासिंग के लिए लाना है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40%, महिला के लिए 40%। तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इतना 150 का है तो 150 का आधा आपको लाना है सामान्य के लिए, और पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%। ये सब आपका पासिंग मार्क्स है, पासिंग मार्क्स आपको लाना है। यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 का ये जो एग्ज़ाम है, 100 का तो आपको सारा जो सब्जेक्ट है उससे रहेगा, 50% का जो शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता के लिए रहेगा, रीजनिंग, जीके जीएस जो सारा कुछ रहेगा। उसके तैयारी के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें प्रोमो कोड लगा के आप बहुत कम फी में वो डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं। कंडिका 6 एवं 7 में एवं 10 में दी जाने वाली छूट यथा अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवास के लिए होगा। अगर आप दूसरे स्टेट से अगर फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपको नहीं मिलेगा, छूट नहीं मिलेगी। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का छूट दे नहीं है। तदनुसार बिहार राज्य के बाहर के सभी महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों की छूट संबंधी गणना सामान्य वर्ग के पुरुष
अभ्यर्थियों के रूप में की जाएगी। मतलब आप अदर स्टेट के फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जनरल कैटेगरी के अनुसार चुना जाएगा। प्रमाण पत्र माध्यमिक शैक्षणिक पात्रता परीक्षा 2025 में पेपर 1 एवं पेपर 2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। मतलब आप जब पास करेंगे तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। 10 नंबर में सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS, पिछड़ा वर्ग OBC, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 960 रुपया और पेपर 1 पेपर 2 दोनों भरते हैं आप तो 1440 रुपया लगता है। अनुसूचित जाति या दिव्यांग के लिए 760 रुपया और 1140 रुपया दोनों पेपर के लिए। नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। विधि से आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं, जिनमें आपको ये भी बता दूं कि ये जो टेस्ट होगा ये टाटा कंसल्टेंसी TCS के माध्यम से होगा, जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। का आयोजन एक से अधिक पालियों, सिटिंग तिथियों तथा डेट में किया जाता है। ऐसी परीक्षाओं में समानतः अलग अलग पालियों में प्रश्न पत्र के अलग अलग कठिनाई स्तर होने के कारण इन परीक्षाओं का परीक्षाफल तैयार करने के पूर्व नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाई जाती है, ताकि किसी विशेष पाली के अभ्यर्थियों को कोई लाभ या हानि ना हो। इसलिए इस परीक्षा में भी नॉर्मलाइजेशन विधि अपनाकर परीक्षाफल प्रकाशित किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के उपरांत अभ्यर्थियों को जो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा वही अभ्यर्थियों का प्राप्तांक होगा। अभ्यर्थियों की उत्तीर्णता अथवा अतुलता का निर्धारण इसी प्राप्त नॉर्मलाइजेशन विधि होगा। उदाहरण के रूप में समझिए, किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है तथा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के उपरांत उसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 74.90 आता है, तो निर्धारित उत्तांक 150 में 50% पर 75% प्राप्त नहीं करने के कारण अभ्यर्थी का रिजल्ट अनुत्तीर्ण घोषित होगा। यानी कि आपको 76 आता है और नॉर्मलाइज करके आपका 75 होगा, तो आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट नहीं हो पाएगा। यद्यपि कि परीक्षा में गलत उत्तर हेतु निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है, किंतु नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक प्रश्नों का गलत उत्तर दिए जाने की स्थिति में नॉर्मलाइजेशन स्कोर में ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग आपका जुड़ सकता है। प्रवेश परीक्षा की अवधि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अवधि के आयोजन माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 की अवधि 150 मिनट का होगा, मतलब 2 घंटा 30 मिनट का ये आपका एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने के लिए परीक्षा शुल्क जमा करने की तिथि 19 तारीख से 27 तारीख तक है। ये पहले का नोटिफिकेशन है, तो 19 तारीख से लेकर 27 तारीख तक आप इस एप्लीकेशन को जमा कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा आवेदन पत्र भरने की विधि, अभ्यर्थी को समिति की वेबसाइट, ये जो वेबसाइट दिया हुआ है इस पर आप जाएंगे और यहाँ पे आप फॉर्म जाके भर लेंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे स्टेट एग्ज़ाम 2025 पे क्लिक करके आप फॉर्म भरेंगे। 15 नंबर परीक्षा आवेदन पत्र समिति की वेबसाइट पर भरने की विधि निम्नवत है। वेबसाइट पे आपको जाना है। आपको 3 चरण में ये फॉर्म फिलअप होगा: पंजीकरण, फॉर्म भरना और भुगतान करना। पंजीकरण प्रथम बार में रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगा, जहाँ पे OTP के माध्यम से अभी मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगा। फॉर्म भरने के लिए यूज़र ID और पासवर्ड आपके मोबाइल पे जाएगा, आप देख सकते हैं। साथ में अपलोड करना है रंगीन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर। अभ्यर्थी के फोटोग्राफ का स्कैन किया हुआ साइज 80 से लेकर 200 KB तक एवं 3.5 cm एवं 4.5 cm होना चाहिए, मतलब पासपोर्ट आकार का फ़ोटो आपका यहाँ पे चाहिए। और सिग्नेचर में 50 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए। रंगीन फोटोग्राफ हल्का डिसेंट फोटोग्राफ आपको देना है। बैकग्राउंड सफ़ेद अथवा हल्के रंग का होना चाहिए। कैमरे के सामने या खींचा हुआ होना चाहिए। फोटोग्राफ में अभ्यर्थी की आंखें एवं चेहरा स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। फ़ोटो खिंचवाने के समय सिर पर टोपी या कोई कपड़ा या काला चश्मा स्वीकार नहीं है, इसीलिए इसको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। फ़ोटो खिंचवाने के समय आपका टोपी नहीं रहेगा या काला कपड़ा। कुछ महिला जो है बुर्का पहन के फ़ोटो खिंचाती है, ऐसे में फ़ोटो नहीं चलेगा आपका, और काला चश्मा भी नहीं चलेगा या कोई भी चश्मा नहीं चलेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करना, आवेदन पत्र भरने के उपरांत सेलेक्ट ऑनलाइन पेमेंट के माध्यम से आप भुगतान करेंगे, UPI या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और यहाँ पे 16 नंबर में जो दिया गया है आप देख सकते हैं। प्रमाण पत्रों का अपलोड करना, अभ्यर्थी निम्नांकित प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रति अपलोड करेंगे। 100 भी प्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे जमा करना है, अपलोड करना है। कुछ लोग का क्वेश्चन होगा, सर मैंने तो फॉर्म भर दिया है और सेल्फ अटेस्टेड नहीं किया। ऐसे भी आपको कोई
दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन यथासंभव प्रयास करना है कि 100 अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करें, क्योंकि नोटिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप नहीं भी अपलोड किए हैं 100 अभिप्रमाणित, तो आपका घबराने की बात नहीं है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आप वेब कॉपी भी अपलोड किए हैं, उससे भी आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपका आ ही जाएगा, इसलिए वहाँ पे घबराने की आपका बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या देना है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र जन्मतिथि के लिए, इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र आपको आरओ लेवल पे या फिर सीओ लेवल पे जो भी है वो आप यहाँ पे आप दे सकते हैं। और यहाँ पे आपको अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमिलियर, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ओबीसी या ईबीसी यदि आप हैं तो आपको एनसीएल यहाँ पे जमा करना है। अगर आप एससी एसटी हैं तो आपको सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट जमा करना है। दिव्यांगता का दावा करने की स्थिति में विहित प्रपत्र में सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत सीएस से जो रहता है आपका आईडी कार्ड डिसेबिलिटी का, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अभ्यर्थियों आवेदन पत्र विवरण को भरने के पश्चात प्रीव्यू बटन को क्लिक करके अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः जांच कर ले। यदि ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र में कोई त्रुटि हो तो अपना वांछित विवरण सुधार करते हुए अपने आवेदन को सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करेंगे। मतलब आप पेमेंट करने से पहले प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अगर कोई दिक्कत आपको या फिर कुछ त्रुटि हो तो आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं। पेमेंट होने के बाद किसी भी तरह का कोई सुधार का ऑप्शन अभी नहीं दिया गया है। अगर भविष्य में दिया जाता है तो आप देख सकते हैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड के माध्यम से। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने जाने के बाद परीक्षा आवेदन पत्र को पुनः एक बार ध्यानपूर्वक जाँच कर ले। तो आप देख सकते हैं 19 नंबर में फिर देखते हैं, यह आवश्यक है कि ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र स्वयं के द्वारा भरा जाए। यानी कि अगर आप कैफ़े में भी भरा रहे हैं तो सामने देखें कि आपका फॉर्म में कहीं कोई इशू या दिक्कत तो नहीं है। जिस कारण क्या होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो होता है कोई नौसिखिया या नए लोगों से फॉर्म भरा लेते हैं जिनका उनका प्रॉब्लम हो जाता है, बाद में सुधार करने में बहुत समस्या आती है। तो कुछ एक्सपीरियंस जो कैफ़े हैं उनमें जाके आप फॉर्म भर सकते हैं, या यथासंभव आप खुद से फॉर्म भरने का प्रयास करें। किसी आवेदन पत्र का अपूर्ण रूप से भरा हुआ अथवा एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की पर आवेदन पत्र अस्वीकृत रद्द हो जाएगा। मतलब आपको लगता होगा कि मेरा गलती हो गया तो फिर से हम फॉर्म फिलअप कर देते हैं, ऐसी स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गए विवरण अथवा इनके द्वारा अपलोड किए गए अभिलेख गलत पाए जाने पर उनके आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए उनका परीक्षाफल रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप कोई ऐसा फेक या फर्जी डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पासिंग के बाद भी आपको दिक्कत आ सकता है। घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों कैपिटल लेटर में प्रयोग वर्जित है। मतलब आपको कैपिटल लेटर में नहीं सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर आपको स्मॉल लेटर या जैसे आप करते हैं वैसे करना है। इस परीक्षा से संबंधित परीक्षा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है यहाँ पे, और साथ ही आपका ईमेल आईडी भी दिया गया है। तो ये हेल्पलाइन और ईमेल आईडी का उपयोग कर सकते हैं अगर आपको आपके फॉर्म में कोई इशू आती है, त्रुटि आती है तो ये तो था सारा नोटिफिकेशन जो मैंने आपको सारा बताया कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आप एस्टेट की तैयारी के लिए ये नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं, और परचेज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि 99 रुपीज़ का ये जो PDF है ये है। लेकिन मेरा यदि आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं, कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ का बेनिफिट वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं और बेनिफिट क्या क्या रहेगा, इस ई बुक में क्या क्या मिलेगा आपको। पिछले साल के प्रश्न पत्र परीक्षा पैटर्न समझने के लिए पेडोलॉजी का आपको मिलेगा, बाल विकास और शिक्षण पद्धति से जुड़े जरूरी प्रश्न आपको मिलेगा, जीके जीएस एंड वीवीआई क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान के चुने हुए प्रश्न मिलेंगे, रीजनिंग के वीवीआई क्वेश्चन मिलेंगे, तर्क शक्ति एवं लॉजिक रीजनिंग, गणित बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न आपको मिलेगा, 50 अंक का रामबाण इलाज कॉमन सिलेक्शन की पूरी तैयारी, 3500 प्रश्नोत्तर का संग्रह है। मतलब इस PDF में आपको 3500 क्वेश्चन रहेगा। ब्रह्मशास्त्र है ई बुक की खास बातें, हिंदी माध्यम में पूरा कंटेंट है, सरल और समझने योग्य। पेपर 1 और पेपर 2 50 अंकों वाले कॉमन सेक्शन
पर विशेष फोकस है, नए पैटर्न पर आधारित लेटेस्ट एडिशन है, 3500 से अधिक प्रैक्टिस प्रश्न है, अनुभवी शिक्षकों द्वारा तैयार संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी और भी आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या रहेगा आपका। तो इसके लिए आप परचेज़ करने के लिए मैं कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको बाय नाउ का पेज खुलेगा। यहाँ पे आपको हैव ए कूपन का ऑप्शन आपको आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक एंटर योर कूपन कोड। तो आपको यहाँ पे डालना है ANU, कैपिटल या स्मॉल किसी में डालें, और 20 अनु 20 पे क्लिक करना है। 20 रुपीज़ का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। अप्लाई कूपन पे क्लिक करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पे 19 रुपये 80 पैसा, यानी कि आपको लगने वाला है 79 रुपीज़ 20 पैसा लगेगा। आप इस प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर करके आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। प्लेस ऑर्डर करने के बाद आपका नाम डिटेल्स वगैरह डाल के आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। तो ये तो था कैसे हम 50 नंबर के लिए हम कैसे परचेज़ करेंगे, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम इस फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है एस्टेट फॉर्म अप्लाई। तो एस्टेट फॉर्म अप्लाई जैसे करेंगे, यहाँ आप देखेंगे TCS आइकॉन का आपको ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है, इसको क्लोज़ कर देंगे। फिर एक इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। एप्लीकेंट लिखा हुआ है, कैंडिडेट नेम विल बी कैप्चर टू बी वेरीफाई द डॉक्यूमेंट अपलोडेड, मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट में है वही आपको नाम देना है, डेट ऑफ बर्थ में देना है। टू चेक द एप्लीकेंट एलिजिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन, मोबाइल नंबर, सेंड एप्लीकेशन रिलेटेड कम्युनिकेशन के लिए आपका, और ईमेल के लिए कम्युनिकेशन के लिए आपका ईमेल ID यूज़ किया जाएगा। आई एग्री पे क्लिक करेंगे और साथ ही यहाँ पे आपको नाम देना है, फर्स्ट नेम आपका जो भी है वो आपको देना है। यहाँ पे मैं यहाँ पे नाम फिलअप कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको जो कैलेंडर है वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ अपना सेलेक्ट करना है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको देना है जेंडर और यहाँ पे आपको देना है मोबाइल नंबर। फिर से आपको मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे आपको देना है ईमेल ID। ध्यान रखिएगा जो भी ईमेल ID आप देंगे वो चालू हो, ताकि कोई भी कम्युनिकेशन या कुछ भी हो तो आपको यहाँ पे आ सके। ईमेल ID देने के बाद आपका जनरेट OTP, आप ध्यान से एक बार फिर से मोबाइल नंबर मिला लीजिए अपना, और यहाँ पे आपको OTP जाएगा। OTP यहाँ पे आपको, OTP जाने से पहले कैप्चा है, कैप्चा आपको डालना है। यहाँ पे भेज दिया गया है OTP आपके मेल ID पे या मोबाइल नंबर पे। OTP यहाँ पे डाल देना है आपको। उसके बाद ये जो OTP आएगा बिहार गवर्नमेंट लिख के आएगा, तो आप देख सकते हैं। वैलिडेट करेंगे। OTP हैज़ बीन वैलिडेट सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर कैप्चा देना है। कैप्चा देने के बाद रीवेरीफाई आपको करना है। नीचे में आपका पूरा डिटेल्स खुल के आ जाएगा। आपका नाम फर्स्ट नेम पे आप यदि सही है तो टिक करना है। सेकंड नेम पे आपका सरनेम जो भी है उस पर आपको टिक करना है। डेट ऑफ बर्थ आपका सही है तो उस पर आपको टिक करना है। जेंडर सही है तो उस पर आपको टिक करना है। मोबाइल नंबर आपका सही है तो उस पर टिक करना है। और ईमेल ID यदि सही है तो उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको सबमिट, यहाँ पे सबमिट बटन करते ही एक नोटिफिकेशन आएगा, उस पर आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी मैसेज के माध्यम से भी चला जाएगा। क्लोज़ करते हुए एक बार फिर से आपका डिटेल्स यहाँ पे शो होगा। आप देख सकते हैं सारे डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। उसका सीधा हम लोग जाएंगे गो टू एप्लीकेशन पे। आगे का फॉर्म फिलअप का प्रक्रिया को पूरा करेंगे।
जैसा कि आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो चुका है और आपका नाम भी दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको फादर नेम एंटर करना है, पूरा नाम लिखना है जो आपके 10th के मार्कशीट में हो। मैं यहाँ पे नाम एंटर कर दिया हूँ। और अल्टरनेट में आप चाहे तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। नेशनलिटी सेलेक्ट करना है, और आप बिहार से हैं तो यहाँ पे यस पे टिक करना है, अगर नहीं है तो नो पे टिक करना है। मैं बिहार से हूँ तो बिहार का यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। और बिहार किस डिस्ट्रिक्ट से है वो आपको डिस्ट्रिक्ट कोड के साथ यहाँ पे आएगा, आप वहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मीडियम आपका क्या रखना है, यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीडियम हिंदी रखें या इंग्लिश रखें। वहाँ एग्ज़ाम के टाइम में आपका दोनों ऑप्शन देगा कि आप इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं, हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी चूज़ कर रहा हूँ। और मेरा जो कास्ट है, कास्ट कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज़ करना है। जो भी आप कास्ट कैटेगरी है उससे संबंधित आपको यहाँ पे चूज़ करना है। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल्स यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे बैंक डिटेल्स भी दे देता हूँ। कहाँ का ब्रांच है वो देना है। अकाउंट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। और IFSC कोड। ध्यान रखें कि अकाउंट नंबर देते समय वो आपका ही अकाउंट हो, ये ध्यान रखना है। क्योंकि अगर पेमेंट रिफ़ंड होता है फ्यूचर में तो आपका नाम मैचिंग के आधार पे आपका पेमेंट रिफ़ंड होगा। इसलिए अपना ही अकाउंट देना है, किसी अदर का या कैफ़े वाले का अकाउंट नंबर नहीं देना है। यहाँ पे IFSC कोड आपको देना है। IFSC कोड और बैंक अकाउंट डिटेल्स सबमिट करने के बाद यहाँ पे देना है आइडेंटिफिकेशन डिटेल, जैसे मोल हो गया, तिल का निशान हो गया या कटिंग का निशान हो गया, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मिनिमम एक नीचे जो दिया गया है सारा डिटेल, उनमें से किसी एक आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आपको देना है। पैन कार्ड है तो पैन नंबर आपको देना है। मैं दे देता हूँ, पैन कार्ड भी है मेरे पास, सारा चीज़ है, लेकिन फिर भी मैं एक दो डिटेल दे देता हूँ। पैन कार्ड में आपका नाम क्या है वो यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन और भी है, डू यू हैव एनी अदर वैलिड ID कार्ड इशू बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस में होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, वहाँ पे आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल या आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट का मैच किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप पैन कार्ड और आधार कार्ड दोनों दे दीजिए तो बेहतर रहेगा। यहाँ पे मैं अपना आधार कार्ड भी, आइडेंटिटी टाइप आधार कार्ड भी एंटर कर रहा हूँ। पैन कार्ड, आधार कार्ड देने के बाद मैं यहाँ पे चेकआउट करता है। आई एम वॉलंटरी सबमिटिंग माई आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ इस्टेब्लिश्ड माई आइडेंटिटी, मतलब सारा डॉक्यूमेंट आपका सही है। इसके लिए आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। डाटा सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे एक्स सर्विसमैन मतलब रिटायर्ड आप हैं तो यहाँ पे भर सकते हैं, यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर सकते हैं। पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, विकलांगता यदि है तो आप यस करेंगे तो आपको ऑप्शन मांगा जाएगा आप कौन सा विकलांग है, विजुअली डिसेबल्ड हैं या फिर हेयरिंग डिसेबल्ड हैं, लोकोमोटर है या मेंटली डिसेबल्ड है। जो भी है आप यहाँ पे क्लिक करके डिटेल्स डालेंगे। मेरे केस में ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद तीसरा कॉलम है, तीसरा टैब है आपका कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन डिटेल मतलब आपको एड्रेस डालना है, जिस एड्रेस पे आपका कोई लेटर वगैरह आ सके या ज्वाइनिंग लेटर या कुछ भी आपका डिटेल्स आ सके। ऐसे स्थिति में हम यहाँ पे अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का रहते कहीं हैं और परमानेंट एड्रेस कहीं है। तो ऐसे स्थिति में आपको क्रॉसपेंड मतलब प्रेजेंट जो एड्रेस है वो यहाँ पे आपको देना है फर्स्ट में, और सेकंड में जो जहाँ पे आपका परमानेंट घर है वहाँ का एड्रेस आपको देना है। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ।
पूरा एड्रेस देना है आपको वार्ड नंबर के साथ। पोस्ट ऑफिस भी देना है आपको, और नियर बाय भी आप दे सकते हैं। साथ ही पुलिस स्टेशन भी आपको देना है। और यहाँ पे कंट्री में सिलेक्ट कर लेना है इंडिया, स्टेट आपका जो भी है बिहार, और जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पिन कोड, उस जगह का पिन कोड आपको डालना है। और यहाँ पे यदि मेरे केस में दोनों सेम है तो मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, दोनों में नीचे और ऊपर दोनों सेम हो जाएगा। जिनका अलग अलग है उनको यहाँ पे नो ही रहने देना है, अलग अलग फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में अलग करना है और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में अलग करना है, प्रेजेंट एड्रेस। 7 नेक्स्ट करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन डिटेल में पेपर पूछा जाएगा, पेपर 1 भरना है या पेपर 2 भरना है या फिर दोनों भरना है। तो मेरे केस में मैं पेपर 2 भरूँगा, तो मैं पेपर यहाँ पे 2 चूज़ कर रहा हूँ। और मुझे जो सब्जेक्ट चूज़ करना है वो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर 2 के लिए जो सब्जेक्ट आ रहा है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबिक, फारसियन, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, होम साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, म्यूज़िक, बॉटनी। पेपर 2 के लिए है, आप देख सकते हैं। पेपर 2 के लिए ध्यान रखेंगे पीजी आपका अनिवार्य होना चाहिए। और साथ ही एक बार हम फिर से पेपर 1 देख लेते हैं, पेपर में 1 में कौन कौन सब्जेक्ट है। पेपर 1 मतलब 9-10 के लिए, और पेपर 2 11-12 के लिए। पेपर 1 में आपका हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबिक, फारसियन, भोजपुरी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, म्यूज़िक, फाइन आर्ट, डिस्टेंस। कुछ केस में क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और आप पीजी नहीं किए होंगे, तो ऐसे स्थिति में आप पेपर 1 चूज़ करेंगे और सोशल साइंस यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। यही एक ऑप्शन है जिससे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने पेपर 2 चूज़ किया है, और यहाँ पे मैं अपना सब्जेक्ट चूज़ करूँगा सब्जेक्ट कोड के साथ। तो मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया है, जो भी है कंप्यूटर साइंस या जो भी आपका रहेगा वो आप चूज़ कर लेंगे। साथ ही यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स देना है। 10th का यहाँ पे डिटेल देना है, कौन सा यूनिवर्सिटी से, कौन सा कॉलेज से, कौन सा बोर्ड से आप पास किए हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको रोल कोड देना है। यहाँ पे आपको रोल कोड देना है, आपका जो भी रोल कोड है। रोल कोड देने के बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है। यहाँ पे आपका परसेंटेज है या सीजीपीए है या ग्रेड है वो देना है। यहाँ मेरे केस में परसेंटेज है, मैं यहाँ परसेंटेज दूंगा। और मेरा कितना नंबर आया है वो देना है। मार्क्स मैं दे दिया, और मैक्सिमम मार्क्स कितने अंक का ये था आपका बोर्ड एग्ज़ाम वो देना है। जैसे ही देंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आपको दिखेगा। और साथ ही यहाँ पे आपको देना है ईयर, कि कौन से ईयर में आप ये बोर्ड का एग्ज़ाम दिए हैं, दे देंगे। उसका डिवीज़न आपका क्या हुआ वो डिवीज़न भी आपका मार्कशीट में लिखा होगा, वहाँ से देख के आप देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग इंटर के फॉर्म को फिलअप करेंगे। इंटर में आपका कौन सा बोर्ड है, कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा कॉलेज है। इंटर का मैंने दे दिया बोर्ड। उसके बाद मैं दे दूंगा यहाँ पे कॉलेज नेम। उसके बाद रोल कोड आपको देना है, स्कूल कॉलेज का रोल कोड देना है, और साथ ही यहाँ पे आपको रोल नंबर देना है। इतना देने के बाद फिर यहाँ पे परसेंटेज सीजीपी वाला ऑप्शन है उसको चूज़ करना है।
मैक्सिमम मार्क्स देना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज आपका कैलकुलेट होके आ जाएगा, ईयर देना है और यहाँ पे आपको डिवीज़न देना है। जो भी आपका डिवीज़न है वो आपको दे देना है। उसके बाद आपको देना है ग्रेजुएशन का डिटेल। ग्रेजुएशन का डिटेल यहाँ पे आपको देना है। ग्रेजुएशन डिटेल देने के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम देना है। जो आपका मार्कशीट में लिखा हुआ सेम वैसे ही लिखना है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज का नाम देना है, कौन सा कॉलेज से आप पास किए हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल कोड देना है। कुछ केस में क्या होता है कि रोल कोड आपका वहाँ पे नहीं दिखेगा, तो ऐसे स्थिति में आप रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर वहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे भी केस में नहीं है रोल कोड, तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देता हूँ और रोल नंबर में यहाँ पे रोल नंबर आपका लिखा होगा वहाँ पे आपको डालना है। पासिंग ईयर यहाँ पे आपको डालना है। और साथ ही आपको यहाँ पे डालना है मार्क्स, कितना नंबर आया। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आपको मार्क्स ऑब्टेंड वही देना है जो आपका ऑनर्स में हो। ऑनर्स पेपर आप देख लीजिए, ऑनर्स में कितना मार्क्स आपको आया है और यहाँ पे आपको देना है फुल मार्क्स। फुल मार्क्स मेरे केस में 800 का है, 800 मैंने फुल मार्क्स दिया और जितना मार्क्स है मेरा वो। उसके बाद कौन सा डिवीज़न हुआ आपका वो यहाँ पे चूज़ करना है। उसके बाद हम आ जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के डिटेल्स में। पोस्ट ग्रेजुएट के डिटेल्स को यहाँ पे फिलअप करना है। पोस्ट ग्रेजुएट के डिटेल्स में आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है। जैसे मैं अदर यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटी तो उसका नाम आप दे सकते हैं। यहाँ पे आपको जो देना है वो यहाँ पे आपके मार्कशीट में लिखा हुआ होगा, आप देख लीजिए। शॉर्ट में कुछ यूनिवर्सिटी का नाम बहुत लंबा होता है तो आप शॉर्ट में भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और कॉलेज नेम इंस्टीट्यूशन में यदि ओपन यूनिवर्सिटी या डिस्टेंस लर्निंग से हैं आप तो सेम भी नाम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो आपका यूनिवर्सिटी होगा वही आपका कॉलेज भी होगा। या तो आप स्टडी सेंटर भी डाल सकते हैं, कौन सा कहाँ पे आपका स्टडी सेंटर था वो भी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिटेल्स यहाँ पे शो हो गया, यहाँ डिटेल्स डाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको रोल नंबर अगर नहीं है तो इनरोलमेंट नंबर डाल सकते हैं और रोल कोड में भी सेम डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि परसेंटेज था या सीजीपीए था, वो भी आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, दे सकते हैं। मेरे केस में परसेंटेज है, मैं यहाँ पे कितना नंबर आया मुझे वो यहाँ पे देना है। ध्यान रखिएगा, अगर आप परसेंटेज नंबर के बाद आपका कुछ डिजिट है तो वो यहाँ पे नहीं लेगा। टोटल आपको जो नंबर है वही सिर्फ देना है और दशमलव के बाद वहाँ पे आपको अंक नहीं आएगा तो नहीं देना है। इसीलिए जो नंबर है वही आपको फिल करना है। ठीक है, ये नंबर आपका दे दिए।
उसके बाद पासिंग ईयर आपसे पूछ रहा है कि कौन साल आप पास किए, तो किस वर्ष आपने पीजी का एग्ज़ाम दिया है। यहाँ पे आपको पासिंग ईयर आपका यहाँ पे लिखा रहेगा। यहाँ पे आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि फ़ोटो, सिग्नेचर, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट में SC ST के लिए, यदि आप SC ST हैं तो आपको कास्ट अपलोड करना है, और यदि आप OBC या EBC है तो NCL अपलोड करना है। साथ ही आपका निवासी, यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट और 12th का मार्कशीट अपलोड करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड योर ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। ग्रेजुएशन यदि आपका है तो ग्रेजुएशन का यहाँ पे डिटेल्स डालना है और मार्कशीट डालना है। लेकिन यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन भी है और साथ में आपका समकक्ष B.Ed के समकक्ष आपका सर्टिफिकेट है, वो मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे कैसे करना है। क्योंकि यहाँ पे B.Ed का ऑप्शन, B.Ed इक्विवेलेंट डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है अपलोड योर अदर क्वालिफिकेशन डिटेल, इनमें आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। साथ ही यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट का डिग्री यहाँ पे अपलोड करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट करेंगे, और अदर रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स में आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ क्वालिफिकेशन के डिटेल में। पेपर 2 जब आप सेलेक्ट करते हैं, या पेपर 2 जब आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 10th का डिटेल, इंटरमीडिएट का डिटेल्स, ग्रेजुएशन का डिटेल्स और पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारा चीज़ है आपके साथ, आपके पास। और साथ ही B.Ed इक्विवेलेंट है तो B.Ed, वहाँ पे आपने देखा कि डॉक्यूमेंट अपलोड में B.Ed इक्विवेलेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में, क्योंकि अगर मान लीजिए भविष्य में अगर चेक होता है कि आपने इसमें डॉक्यूमेंट डाला है, तो वहाँ पे एनी अदर क्वालिफिकेशन का जो ऑप्शन होगा डॉक्यूमेंट चेक का, वहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट दिखेगा। इसलिए कोशिश करिए कि डिटेल्स आप एनी अदर क्वालिफिकेशन में डालें। और ये सारा डालने के बाद आप 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद ये जो डॉक्यूमेंटेशन का है वो प्रोसेस है, सारा डॉक्यूमेंट को आपको खोल के देख लेना है। फ़ोटो आपका सही है, सिग्नेचर आपका सही है, कास्ट सर्टिफिकेट सही है। जब आप कास्ट या कुछ डॉक्यूमेंट को चेक करने जाएंगे तो इस तरह का आपको एरर दिखेगा, तो घबराना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने सबमिट कर चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया। ये सर्वर के इशू की वजह से इस तरह का दिखता है। कुछ डॉक्यूमेंट आपको दिखेगा भी, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिखेगा। तो इस तरह का आपको चेक कर लेना है कि क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। इस तरह आपको नीचे की ओर आके चेक कर लेना है सारा डॉक्यूमेंट। सर्वर इशू की वजह से इस तरह का होता है कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं दिखता है। तो घबराने की बात नहीं, आपने अपलोड कर दिया तो वो हो गया। अब हमारा सबसे अंतिम चरण है कि हम पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के बाद फाइनल सबमिट करेंगे। लेकिन पेमेंट करने से पहले एक प्रीव्यू ऑप्शन आता है, वो मैं यहाँ पे देखूँगा सब। तो उसके लिए यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद टिक आउट करना है। टिक आउट करना है डिक्लेरेशन पे, और आई एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद कैप्चा है, कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन है। प्रीव्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते ही एक सबमिट पे क्लिक करने के बाद पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आपको खुल जाएगा। यहाँ पे किसी भी तरह का मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI या UPI QR कोड या नेट बैंकिंग। मैं यहाँ पे QR कोड का ऑप्शन चूज़ करता हूँ, जनरेट UPI। यहाँ पे आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा, और आपको सिंपली फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, किसी भी UPI पेमेंट ऐप से आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे। पेमेंट हो रहा है, पेमेंट सक्सेस हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि पेमेंट सक्सेसफुल का पॉपअप आपको दिख जाएगा। क्लोज़ करना है। यहाँ पे आपका सारा जो भरे थे आप, रिसीविंग आपका जनरेट हो चुका है। उसके बाद इस रिसीविंग को आपको प्रिंट आउट कर लेना है, PDF में आपको सेव कर देना है। एक और चीज़ आपको दिखेगा,
बगल में पेमेंट स्लिप का, ये पेमेंट स्लिप भी आपको डाउनलोड करना है। फ्यूचर में हो सकता है कि आपको मांगा भी जाए, इसीलिए मैंने ये सारा चीज़ कर लिया है। डिटेल्स जो भी यहाँ पे ई बुक है उसका मैं लिंक नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय दें, और आपको किस तरह का वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए कमेंट में ये भी बता सकते हैं मुझे, ताकि आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना सकूं। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड, रिलेटिव, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।